सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 28 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। एक्चुअली में हर साल स्टील प्लांटों में से कई मिलियन टन स्लैग या यूं कह दें कि स्टील का कचरा निकलता है जिसे प्लांट में दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर अब इस स्टील के कचरे का इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। अभी गुजरात में देश की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। तो ये स्टील स्लैग से बनी 1 किलोमीटर लंबी स्टील सड़क 6 लेन की है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता था? सेल ने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, जिसकी सीईओ सोमा मंडल है। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में, इसके अभी सीएमडी बने थे अतुल भट्ट। अच्छा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। और बताओ, CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट ये शुरू किया था टाटा स्टील ने। और दुनिया में CO2 कैप्चर करने वाला पहला प्लांट ये शुरू किया था आइसलैंड ने, और उस प्लांट का नाम है ओरका। वैसे टाटा स्टील के एमडी CEO का नाम है टीवी नरेंद्रन, जो भी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे। अच्छा, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अभी सेक्रेटरी जनरल कौन बने थे? आलोक सहाय बने थे। और वैसे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने? सज्जन जिंदल बने थे। अच्छा, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील बोल दीजिए या कोयले को यूज किए बिना स्टील बनाया था किसने? स्वीडन ने। स्वीडन की एक हाइब्रिड कंपनी है उसने, और इसे सबसे पहले बेचा गया था वोल्वो ग्रुप को। चलो आप मुझे बताओ, भिलाई आयरन स्टील प्लांट ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। इसे रसिया की सहायता से बनाया गया था। और बोकारो आयरन स्टील प्लांट आपको मिलेगा झारखंड में। उसी तरह से राउरकेला आपको मिलेगा उड़ीसा में। दुर्गापुरा आयरन स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, जिसे इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आप अपनी तैयारी को एकदम पक्की कर सके। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस को। देखो, बैचेज आपको बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के मिल जाएंगे, और जितने भी बैचेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पर आप अपने एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही मौका होगा इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने आपके एग्जाम को क्रैक करने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब देर मत करिए, क्योंकि ये जितने भी बैचेज हैं उनके प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। लगभग 10% से इनके प्राइस हाइक होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो प्राइस को बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, अभी इसका कम कीमत में फ़ायदा उठाइए। और इतना ही नहीं, आपके लिए यहाँ पे एक और बेनिफिट हो जाएगा। अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं या आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, तो आप अपना कोड क्रैक एग्जाम टाइप कीजिए खरीदते वक्त। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे प्राइस चल रही है उसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब फाइनली समय आ गया है, एक फैसला लीजिए कि हाँ, अब आपको एग्जाम को क्रैक करना ही है, और तन मन से जुट जाइए उसको क्रैक करने में। कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। तो याद रखना, शटलर हैं ये पीवी सिंधु, और अभी वे स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बन गई हैं। अच्छा, अगर ये दूसरी हैं तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी। वे 2011 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनी थी। और पीवी सिंधु से 2 प्रश्न आपको और याद आएंगे कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? तो आंसर होगा पीवी सिंधु ने। और पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है अभी, जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, जिसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। और बैडमिंटन से आपको लक्ष्य सेन का नाम याद आएगा। अभी जर्मन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने सिल्वर मेडल जीता था। उसके अलावा उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था उन्नति हड्डा ने। और ये टूर्नामेंट जीतने वाली वे सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन प्लेयर भी बन गई हैं। उसमें मेन सिंगल का टाइटल किरण जॉर्ज ने जीता था। अच्छा, 2026 में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी ना, उसे होस्ट करेगा भारत, याद रखना।
और बैडमिंटन से रिलेटेड दो आपके कप याद होने चाहिए, उबेर कप और थॉमस कप। उबेर कप को जीता था चाइना ने, थॉमस कप को जीता था इंडोनेशिया ने। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खुलेगी, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। उसके अलावा तस्नीम मीर का नाम भी याद रखना, अभी 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई हैं, ये गुजरात से हैं। उसके अलावा नंदू नाटेकर का नाम आपको जरूर याद होगा, 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये महान भारतीय बैडमिंटन प्लेयर नंदू नाटेकर, जिनका अभी निधन हो गया। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था ताइवान की ताई जू यिंग को। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कुआलालंपुर मलेशिया में। और टोक्यो पैरालंपिक 2020, दो नाम आपको याद रखने हैं, प्रमोद भगत का और कृष्णा नागर का। इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता था, मतलब इनका संबंध बैडमिंटन से है। प्रश्न ऐसे आएगा डायरेक्ट कि प्रमोद भगत का संबंध किससे है, कृष्णा नागर का संबंध किससे है। एक सुहास यथिराज का नाम भी याद रख लो, उन्होंने वैसे तो सिल्वर जीता था, नोएडा के कलेक्टर हैं वो, तो उनका नाम भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अर्थ आवर 2022 ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 मार्च को। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में लोगों ने 1 घंटे के लिए गैर जरूरी बिजली की लाइटें बंद करके अभी 26 मार्च को अर्थ आवर के रूप में मनाया। वैसे यह अर्थ आवर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, तो आप देखोगे 2022 में हमने इसको कब मनाया, 26 मार्च को मनाया। और इस दिन को मनाता कौन है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इस बार की थीम है शेप आवर फ्यूचर। पहली बार इसको 2007 में मनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट्स डे मनाया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। 3 मार्च को ही वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस, और 7 मार्च को ही विश्व टेनिस दिवस मनाया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया। 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया था, जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 10 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जज के रूप में मनाया। फिर 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया। 14 मार्च को ही नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर के रूप में मनाया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया। 15 मार्च को ही इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया। फिर 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया। 18 मार्च को ही ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। फिर 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया। 20 मार्च को ही विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया। फिर 21 मार्च को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज मनाए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व कविता दिवस, ये सब 21 मार्च को होते हैं। अभी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया था। तो मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में चर्चा में रही ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा टेनिस। ईगा स्विटेक ये एक टेनिस प्लेयर हैं, कहाँ की है, पोलैंड की रहने वाली है। और अभी मार्च 2022 में टेनिस इतिहास में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। ईगा स्विटेक इनका नाम है, और वे कैरोलिन वोजनिएक के बाद नंबर 1 पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। उम्र कितनी है, 20 साल इनकी उम्र है। अच्छा, अभी एशले बार्टी का नाम आपने सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। 25 साल ही इनकी उम्र है। कहाँ से हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं ये। अच्छा, ईगा स्विटेक से आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न ही याद आएगा। अभी BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। अच्छा बताओ, अभी मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल ने।
और डेविस कप याद रखना, इसका संबंध टेनिस से है जिसको जीता था रशिया ने। अभी 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल एश्ले बार्टी ने ही जीता था जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और मेन सिंगल का टाइटल राफेल नडाल ने जीता था जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। अच्छा बताओ, सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता कौन बन गए? कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के हैं। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। तो उत्तराखंड की कोटद्वार विधानसभा से विधायक हैं ये रितु खंडूरी भूषण। अभी 26 मार्च 2022 को ये राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई हैं और वे सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्विरोध चुनी गई हैं और 5वीं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष बन गई हैं। अच्छा, धृति बनर्जी ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी। बाकी अलका मित्तल, ये इंपॉर्टेंट नाम है, अभी ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और इनके नाम से हमने 3-4 नाम और याद करे कनेक्ट करके। जैसे कि मित्तल को पकड़ोगे तो 2 नाम याद आएंगे, रवि मित्तल का और गीता मित्तल का। रवि मित्तल ये तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने थे, और गीता मित्तल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी थी ये। अलका से याद आएगा, अलका उपाध्याय का नाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी, और उपाध्याय से याद आएगा अनुकृति उपाध्याय का नाम। अभी किंत्सुगी नाम के नॉवल के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। और कला रामचंद्रन का नाम याद आएगा आपको, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी थी ये। अच्छा, आप तो ये बताओ, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर का नाम क्या है? मीरा कुमार। बाकी अभी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? हर्षवंती बिष्ट। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? रेखा मेनन। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी थी? वॉयलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री अजंता नियोग बनी। और CB की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी माधवी पुरी बुच। तो ये नाम ध्यान रखेंगे आप, पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के मामले में कौन शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो आंसर होगा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। तो अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, जिसमें भारत के मुरादाबाद शहर को विश्व का दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जबकि इस लिस्ट में बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका वो पहले स्थान पर है। इस लिस्ट में दुनिया के 61 शहरों की रैंकिंग की गई है और इन 61 शहरों में आपको बता दूं 5 भारतीय शहर हैं। और WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 70 डेसिबल से अधिक की फ्रीक्वेंसी सेहत के लिए हानिकारक होती है, नुकसानदेह होती है। अभी IQ एयर की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें वायु गुणवत्ता के बारे में बताया गया था, एयर पॉल्यूशन के बारे में। उसमें कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो उसमें टॉप पे रहा था बांग्लादेश। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, भारत 5वें स्थान पे था। राजधानियों के बारे में बात करेंगे तो उसमें दिल्ली टॉप पे रहा था, दूसरे नंबर पे ढाका रहा था। और भिवाड़ी जो अलवर का शहर है, भिवाड़ी ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर उसमें बताया गया था, तो उसको भी ध्यान रखना। वो एयर पोल्यूशन था, यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड पोल्यूशन की। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, मार्च 2022 में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कौन सा देश साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन बना? तो आंसर होगा भारत। तो अभी 22 मार्च 2022 को जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत अंडर 18 महिला चैंपियन 2022 का विजेता बन गया है। अच्छा, मुझे बताइए, अभी जो नवी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुई थी। उसको किसने जीता? लद्दाख ने। एक पूजा जातियान का नाम भी आपने सुना होगा। बताओ पहले तो इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। और अभी दुबई में जो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 हुई थी उसमें सिल्वर जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। अच्छा बताओ, अभी इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता, जो कि इसका 8वां एडिशन था? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने। और डूरंड कप जीता था FC गोवा ने। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता था अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? और वैसे फीफा की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, यानी इन्फिनिटो इसके अध्यक्ष हैं।
बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी WHO और भारत सरकार ने गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ये केंद्र जामनगर में स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना। देखो, WHO की बात करते हैं, पहले स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को और 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अभी WHO ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन, क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अब बात गुजरात की भी है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल इसकी गांधीनगर है, जो कि निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमित शाह का, गृह मंत्री हमारे। साथ में ये सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे खेल महाकुंभ शुरू किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ पे? दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम, वहां पे। बाकी विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, ये कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात में। और अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बने? डॉक्टर उन्नी कृष्णन। अभी गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय मल्टीलेटरल एजेंसी कौन सी बनी? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी चौथा नया मेंबर कौन सा बना था? इजिप्ट बना था, ये भी याद रखना। और वैसे भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये कहाँ पे बन रहा है? सूरत में। बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद। और इटली ने भारत के किस शहर में अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। और RBI के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना है गुजरात। IPL की नई टीम एक है गुजरात टाइटंस। वैसे डिफेंस एक्सपो 2022 ये अभी गांधीनगर गुजरात में होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, पोस्टपोन कर दिया। अभी वो रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था उसके कारण। और तस्नीम मीर, मैंने नाम आपको बताया था, दुनिया के नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी है, ये गुजरात से ही है। बाकी देश की पहले इलेक्ट्रिक सिटी ये है केवड़िया। केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, 182 मीटर। वास्तुकार का नाम क्या है? राम वी सुतार। चलो आप बताओ, स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पर है? और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और मेडिएशन सेंटर, ये कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। अच्छा, आप तो मुझे बताइए, देश का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ पे खुला? आंसर होगा गुजरात में। और देश का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र, स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, ये भी आपका खुला था अहमदाबाद गुजरात में। और दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? गुजरात के भावनगर में। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में ही। और सोमनाथ मंदिर आपको मिलेगा गुजरात में ही, जिसके ट्रस्टी बने थे अभी नरेंद्र मोदी, मतलब उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे नरेंद्र मोदी। और गुजरात ने ही ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके कमलम कर दिया है। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया? गुजरात के लोथल में। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो भारत भाग्य विधाता नाम से 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव अभी हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। और हमारे जो केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो लाल किला मेगा फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। लाल किला महोत्सव ये देश की विरासत और भारत के हर हिस्से की संस्कृति को मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, कल संडे था तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते नहीं है एक्चुअली, तो 9-10 क्वेश्चन हम जनरली करा देते हैं संडे को। तो आज आपके सामने 9 क्वेश्चन मैंने कराए। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करवाना है। अभी 25 या 26 तारीख को हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन, देखिए आप। इसमें हमने पढ़ा था कि अभी सरकार ने 2050 तक कितने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। तो 20 तो इसका प्रश्न सही होगा, लेकिन इसमें जो प्रश्न था 2050 तक, 2050 नहीं आएगा यहाँ पे, 2025 आएगा। तो ये प्रश्न को आप कहीं लिखा हो तो इसको सही कर लेना। टारगेट तो हमारा 220 का ही है, लेकिन कब तक पूरा करना है? 2025 तक पूरा करना है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना, 2050 की जगह 2025। फिर से बोल रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले हमने प्रश्न पढ़ा था कि सरकार ने कब तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर इसका होगा 2025 तक। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल आपसे पूछा गया था कि 2022 के गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा मारियो मार्सेल ने। चिली का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और ये रहा आज का होमवर्क प्रश्न।